Hello everyone, myself Anirudh Kanwar. I am a second year MBBS student at Dr. SNMC जोधपुर। और आज अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट छूट गया था अपना, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ए आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आपने पढ़ा था कि रेगुलेशन ऑफ ए आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 4 मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। जो नर्वस मैकेनिज्म होता है वो वेसोमीटर सेंटर और पेरिफेरल इम्पल्सेस के थ्रू रेगुलेट होता है। जो रीनल मैकेनिज्म होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और रास मैकेनिज्म से होता है। तो अपन इस रीनल मैकेनिज्म को ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसको ही अपन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ए आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अपन को रीनल मैकेनिज्म की क्यों ज़रूरत पड़ी अपन को लॉन्ग टर्म आर्टेरियल रेगुलेशन की। क्योंकि जो अपना शॉर्ट टर्म रेगुलेशन था वो क्या था, वो काफ़ी क्विक था एक्शन के लिए। जो भी कुछ चेंज होता ब्लड प्रेशर के अंदर थोड़ी देर के बाद ये खुद ही अडेप्ट हो जाता, और ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था। इसलिए अपन को कोई ऐसा ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म चाहिए था जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो इसी को अपन बोलते हैं रीनल मैकेनिज्म। जैसे व्हेन द ब्लड प्रेशर अल्टर्ड स्लोली द नर्वस मैकेनिज्म अडेप्ट्स टू इट, आपने ये बात बताई, और अपनी जो सेंसिटिविटी होती है चेंज के लिए वो लूज कर देता है। इन सच कंडीशन रीनल मैकेनिज्म ऑपरेट होता है ताकि वो एफिशिएंटली अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सके। ठीक है, जो रीनल मैकेनिज्म होता है उसके दो मैकेनिज्म होते हैं फर्दर, डायरेक्ट मैकेनिज्म और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये अपने पढ़ लिया कि क्या रीज़न था कि अपन को रीनल मैकेनिज्म ऑपरेट करना पड़ा, क्यों फेल हो गया नर्वस मैकेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट है अपनी डायरेक्ट मैकेनिज्म। डायरेक्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म होता है, इसको रीनल फ्लूइड मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसको। तो जैसे ही अपना ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, कम हुआ, तो हुआ क्या, जो किडनी के सेल्स थे उनको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो गया, रीनल इस्चीमिया हो गया। वहाँ पे रीनल इस्चीमिया हुआ तो जो जीएफआर की अमाउंट थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो अब क्या ऑपरेट होएगा ताकि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। ऐसे ही क्या हुआ, जैसे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कम हुआ, जो टिश्यूज़ था उनका परफ्यूजन प्रेशर भी कम हो गया। टिश्यूज़ का परफ्यूजन प्रेशर कम हो गया और फर्दर जो आर्टेरियल प्रेशर कम हुआ, जिसके कारण मैंने पहले ही बताया कि जो रीनल किडनी के जो सेल्स थे उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। जैसे ही वहाँ पे क्या हो गया, रीनल इस्चीमिया हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर कम हुआ, अपने जो एडेनल कोर्टेक्स है उसको इसने स्टिमुलेट करा। अपने एडेनल कोर्टेक्स के अंदर जो 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड सेक्स कोर्टिकोइड। तो जो मिनरलोकोर्टिकोइड है वहाँ पे एक मेजर हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं अपन एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पे क्या होएगा, अपने एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। फिर क्या हुआ, जैसे ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है, मैंने जो रास था उसको दो में डिवाइड कर दिया, एल्डोस्टेरोन सिस्टम को और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। यहाँ पे क्या हुआ, जो रीनल किडनी के जो भी सेल्स थे उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, जिसके कारण जो क्या हुआ, रेनिन रिलीज हुआ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस से। ये क्या है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है इसके अंदर 3 सेल आते हैं, एक तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल खुद, एक मैक्यूला डेंसा और एक मेसेनग्लियल सेल। कोई ओस्मो रिसेप्टर होता है, कोई कीमो रिसेप्टर होता है। जैसे ही थोड़ा सा चेंज होता है ब्लड प्रेशर के अंदर, ये डिटेक्ट कर देते हैं और यहाँ से रेनिन रिलीज हो जाता है। रेनिन का क्या काम होता है, ये एंजियोटेंसिन और जन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है रेनिन। फर्दर एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एक एंजाइम होती है जो प्रेजेंट कहाँ होती है, जो लंग्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन काम इधर करती है जो एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर देती है फर्स्ट को। ठीक है, फिर हुआ क्या, जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, और वेसोकंस्ट्रिक्टर क्या करता है, वेसल्स को प्रेस करके वहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, एडेनल कोर्टेक्स को करा तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन रिलीज हो। एल्डोस्टेरोन अपन को पहले से ही पता है मिनरलोकोर्टिकोइड है, जिसका फंक्शन क्या होता है, जो भी क्या करता है अपने वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन करवाता है। तो एक तो इसने करवा दिया, एंजियोटेंसिन सेकेंड का भी यही काम था, जो क्या करवाता था, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन करवा रहा है। ठीक है, और एंजियोटेंसिन सेकेंड का एक और काम होता है कि ये भी स्टिमुलेट करता है अपने एड्रेनल कोर्टेक्स को। ये इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, और डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है इसका, ये कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन करवाता है। बाकी अपन को पता है कि ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड।
ठीक है। जिसके कारण ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, ओवरऑल इफेक्ट हुआ अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन हो गया, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हुआ था वो नॉर्मली अपनी नॉर्मल वैल्यू अटेन कर लेता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है जो डिक्रीज हो गया था वो भी नॉर्मल हो जाता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का मतलब जो डिक्रीज हुआ था वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों मैकेनिज्म काम करती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ये लॉन्ग टर्म वाला एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है, एग्जाम के अंदर आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।